राजधानी लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार कीर्ति ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषयों का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात। जैसा कि आज हम लोग आए हैं बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में, प्रधानाचार्य हैं हमारे साथ सर, आपका नाम? अशोक कुमार कीर्ति जी। जैसे कि आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है और जो कि आप प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य का जो पद होता है बहुत स्कूल में अहम होता है, तो इसमें आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप किस तरह से मतलब मैनेज करते हैं आप इस स्कूल में? जी, मैंने 2001 में इस पद को संभाला था और बहुत ख़राब स्थिति थी विद्यालय की। पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी, लड़के आते नहीं थे, जो आते थे उनको भी टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, तो अफरा तफरी का एक माहौल था। तो जब हम आए तो सबसे पहले जो मैंने कार्य किया वो ये था कि पढ़ाई को रेगुलेट करना, और 4 दिन के अंदर ही उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया, क्योंकि गेट खुला रहता था। फर्स्ट डे ही मैंने गेट बंद करा दिया। उस समय स्कूल की टाइमिंग 11 से 4 थी। बच्चे इंटरवल में चले जाते थे और फिर नहीं लौटते थे। तो 4 दिन के बाद क्योंकि दशहरे की छुट्टी हो गई, तब ये बताया गया कि दशहरे के बाद जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे घर नहीं जा सकते, टिफ़िन अपना उनको लाना पड़ेगा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चे एक बार सुबह आ गए और आने के बाद फिर वो 4:30 तक रुकते थे। और सबसे अच्छी बात जो उनको ये लगी कि हर क्लास लगने लगा, हर टीचर पढ़ाने लगा, और टीचर्स को कंपेल किया गया कि आप पढ़ाइए, क्योंकि सरकार हमें इस बात की तनख्वाह देती है और हमें अपना सैलरी जस्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल से बिलोंग करता हूँ, कॉलोनी से मैं आया था, तो पब्लिक स्कूल लाइंस पे ही मैंने स्कूल को चलाना शुरू किया। जो प्रोग्राम पब्लिक स्कूल में होते हैं, जैसे डिबेट है, क्विज़ है, आर्ट कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है, तमाम तरह के जो कॉम्पिटिशन्स है वो हमने कराना शुरू किया। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हुई। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि वो स्कूल जहाँ आज तक पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई के अलावा प्रिंसिपल साहब सारी चीज़ें कराते। मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हर एक प्रोग्राम में रहता था, और कुछ टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उनको टारगेट दे के कि ये आपको करना ही करना है, तो बच्चों को मोटिवेट करके उन प्रोग्राम्स में उनको शामिल कराते थे। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। इनका फर्स्ट टाइम फुल लेंथ गेम्स हमने कॉलेज में कराया जब उन्हें आया, उससे बच्चे और मोटिवेट हुए, और उसके बाद उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया बाहर कि ये बॉयज़ एंग्लो बिल्कुल अब सुधर रहा है। तो सेशन निकला, फिर नेक्स्ट सेशन में उनकी ड्रेस चेंज की गई, स्कूल की टाइमिंग चेंज की गई, 6 घंटे का स्कूल किया गया, टाइम टेबल बना, हाउसेस बने, स्तर बढ़ा, रेगुलर टेस्ट शुरू हो गए, तो बच्चों में रुचि डेवलप हुई। गार्जियंस बहुत खुश थे कि बच्चे घर में पढ़ने लगे, होमवर्क कॉपीज़ बनाने लगे, होमवर्क कॉपीज़ चेक होने लगी, उनका इंस्पेक्शन होने लगा, टीचर साइन करने लगे इंस्पेक्शन वाले, और उसके बाद हम भी कॉपीज़ को चेक करते थे, रैंडम कॉपीज़ चेक करते थे। तो बच्चों में एक डर पैदा हो गया कि प्रिंसिपल साहब हम लोग की कॉपीज़ चेक कर रहे हैं। क्लासरूम में जाके खड़ा करके बच्चों से जो याद किया है एक आध क्वेश्चन पूछते थे, उससे बच्चों को एक डर हो गया कि हम नहीं लर्न करेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज़ होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में एक पढ़ने का लगन जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वो फिर से शुरू हुआ। जब फिर से शुरू हुआ तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और ये टीचर्स के द्वारा भी बताया गया, मेरे द्वारा बताया गया कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो जॉब्स नहीं है, क्योंकि बेपढ़े लिखों के लिए जॉब्स बिल्कुल नहीं है और कम पढ़े लिखों के लिए भी जॉब्स नहीं है। तो उनके दिमाग में ये ठूस के भरा गया कि जब ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा नंबर आएंगे, अच्छे इंसान बनोगे, तब तुम्हें जॉब लगेगी। और फिर उसके बाद 2004 में हम लोगों ने परेड, जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, उसमें हम लोग शामिल हुए। तो जब शामिल हुए और परेड निकली है,
तो लोगों को आश्चर्य हो गया कि 100 साल पुराना कॉलेज फर्स्ट टाइम रिपब्लिक के परेड में। तो उससे हमको इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि उसी साल हमारे पास 150 एक्स्ट्रा एडमिशन्स हो गए परेड के चक्कर में। फिर बच्चों ने परेड करना शुरू किया, जो आज तक कॉन्टीन्यूटी हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। फिर 2005 से इसको कोएड किया गया। फिर डिमांड आने लगी कि नहीं, लड़कियां भी पढ़ेंगी, क्योंकि प्राइमरी हमारा कोएड था। तो लड़कियां कहने हम लोग नहीं पढ़ेंगे परेड को देखते हुए। फिर लड़कियां पढ़ने लगी, फिर विभाग से परमिशन मिला, 6 to 8 मिला, फिर 9-10 मिला, फिर 11-12 मिला। उसके बाद फिर ये देखा गया कि समाज में कॉमर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कॉमर्स स्ट्रीम फिर हम इसको बातचीत करके बोर्ड से कॉमर्स की स्ट्रीम में लाए। तो बच्चों ने कहा कि जो कॉमर्स पढ़ते थे तो स्कूल से छोड़ के चले जाते थे। जब तीनों स्ट्रीम इनको यहाँ मिल गई, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। जब मैं आया था तो करीब प्राइमरी से, जैसे कि सर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और आपके टीचर्स की क्या विशेषताएँ हैं? देखिए, साइंस में हमारे पास दोनों स्ट्रीम है, मैथ्स स्ट्रीम भी है और बायो स्ट्रीम भी है। और जो मैथ्स के जो हमारे टीचर हैं, मैं आपको बताऊं कि अभी जो सरकार की एक योजना थी, जो गरीब बच्चे हैं उनको इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए फ्री कोचिंग देना, तो हमारे यहाँ के 2 टीचर सिलेक्ट हुए जो IITs को JEE के लिए और नीट के लिए उनको पढ़ाने जाते थे। डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव मैथ्स के लिए और मिस्टर K.K. त्रिपाठी फिजिक्स के लिए पढ़ाने जाते थे। तो साइंस में तो हमारी दोनों स्ट्रीम है। हमारे विभाग अगर मीटिंग कॉल करता है तो उसमें मजबूरी मुझे जाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ जो मुझे वर्क करना होता है तो वो स्कूल के बाद ही हम कोशिश करते हैं उनको करें कि स्कूल टाइम पे हम यहाँ रहें। और छुट्टी भी हम बहुत ही जब ज़रूरत होती तो हम छुट्टी लेते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते, इसलिए कि हम सोचते अगर हम एक दिन नहीं जाएंगे तो मेरा बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होगा और मेरा काम पेंडिंग हो जाएगा, मेरा क्लास छूट जाए, मैं क्लास भी नहीं पढ़ा पाऊँगा, इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं देता हूँ, कमिटेड रहता हूँ पूरी तरह से। इसीलिए हमारे कुछ नेतागण नाराज़ भी रहते हैं हमसे कि आप धरना प्रदर्शन में नहीं आते हैं। तो मेरा लगता है कि वो टाइम मेरे बच्चों को देना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर आने वाले समय में 15 अगस्त है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इस अवसर पर आप अपने स्कूल के बच्चों के और देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरा देश बहुत सशक्त हो रहा है। जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने हमारे देश को जो कि बहुत ही नीचे पायदान में था उसको शिखर तक ले गया। इसलिए हम सबको सबसे पहले राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छे से जागृत करना चाहिए। जैसे जापान में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, वो जापान के खिलाफ नहीं सुन सकता, एक शब्द नहीं सुन सकता। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो हमारी जनता है, वो भारत के खिलाफ कोई एक शब्द ना सुने। हमारी जो समस्याएं हैं अंदरूनी है वो हमारी सरकार सॉल्व करे, लेकिन हमें हक नहीं है कि किसी को हमने हक नहीं दिया है कि हमारे देश के ऊपर उंगली उठाए और हम उनके रंग में रंग जाएँ। तो ये देश प्रेम, देश भावना जिस दिन पूरी तरह से जागृत हो जाएगा तो निश्चय ही ये स्वर्णिम जो देश कहा गया है, इसको कहते हैं सोने की चिड़िया, तो वो सोने की चिड़िया आज नहीं भी हज़ारों साल तक ऐसी बनेगी। और यही चीज़ हम लोग अक्सर असेंबली में बच्चों को राष्ट्र भावना के ऊपर उनको बताते रहते हैं। जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं मनाते, फुल डे प्रोग्राम कराते हैं। और उनको जो जैसे हमको आज़ादी मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, कितने कष्ट से मिले, वो एहसास भी उनको कराते हैं कि देखो हमको जो आज आज़ादी मिली है उसके लिए हमें गर्व है, तो हम उसका मान हमें रखना है और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। अगर उन्होंने अपनी जान दी थी, देश को आज़ाद कराया, तो हमें पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन के हमको देश को अग्रणी बनाना है। ये हम बच्चों से सर मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और आपके पूरे स्टाफ को। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता उसी